नमस्कार। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे ग्रामीण नगरीय प्रवास के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने देखा था प्रवास का अर्थ और परिभाषाएं, प्रवास का वर्गीकरण या प्रकार। आज इसी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे प्रवास को प्रभावित करने वाले घटक, प्रवास के मार्ग में बाधाएं और प्रवास के प्रभाव के बारे में। प्रवास को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्व या कारक होते हैं। इसके लिए किसी विशिष्ट कारक को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों में कभी कोई प्रभावी होता है तो कभी कोई अन्य कारक। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि प्रवास को प्रभावित करने वाले कई कारक एक साथ प्रभावी हो जाते हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों को विभिन्न विद्वानों के द्वारा दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है आकर्षक कारक या पुल फैक्टर और दूसरा है प्रत्याकर्षक कारक या पुश फैक्टर। आकर्षक कारक या पुल फैक्टर्स का अर्थ उन कारकों से है जो मनुष्य को अपना निवास स्थान छोड़कर कहीं और बसने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, यानी वे कारक जो मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आकर्षक कारकों में कुछ प्रमुख कारक जैसे रोजगार और व्यवसाय के श्रेष्ठ अवसर, अधिक आय अर्जित करने के अवसर, शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और आवास की सुविधाएं, मनोरंजन के साधनों की उपलब्धता, स्वास्थ्यप्रद जलवायु, सगे संबंधियों और इष्ट मित्रों का आकर्षण और उन्नत नगरीय जीवन को ले सकते हैं। इन कारकों से आकर्षित होकर व्यक्ति अपने स्वाभाविक निवास को छोड़कर अन्य जगह चले जाते हैं। इसे सकारात्मक प्रवास भी कह सकते हैं। गांव से शहरों की ओर प्रवास के लिए यही कारक मुख्य रूप से आकर्षक कारक होते हैं। और दूसरा प्रत्याकर्षक कारक या पुश फैक्टर्स वे होते हैं जिनसे बाध्य होकर कोई व्यक्ति अपने स्वाभाविक निवास को छोड़ता है। प्रत्याकर्षक कारकों में कुछ जैसे रोजगार के अवसरों का अभाव, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा प्रशिक्षण का अभाव, मनोरंजन की सुविधाओं का अभाव, आय प्राप्ति और उन्नति के अवसरों का अभाव, सामाजिक तिरस्कार और बहिष्कार, वैमनस्य और शत्रुता, असामाजिक तत्वों का आतंक या राजनीतिक, जातीय और धार्मिक आधार पर भेदभाव आदि कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे परेशान होकर व्यक्ति गांव छोड़कर शहर की ओर भागता है और वहां जीवन यापन का कोई अच्छा रास्ता निकल आएगा और वह कष्टों से छुटकारा पा जाएगा, ऐसा सोचता है। इन आकर्षक कारक और प्रत्याकर्षक कारकों को हम विभिन्न भागों में विभाजित करके समझ सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम बात करते हैं पहले प्राकृतिक कारक की। प्राकृतिक या भौगोलिक कारण से लोग प्रवास करते हैं। प्राकृतिक कारणों के अंतर्गत जलवायु संबंधी परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप, सूखा, बाढ़, महामारी, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सभी घटनाएं आती हैं जो प्रवास को प्रोत्साहित करती हैं। दूसरा है आर्थिक कारक या इकोनॉमिक फैक्टर्स। प्रवास को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में आर्थिक कारक भी बहुत महत्वपूर्ण है। लोग सुखी और समृद्धशाली जीवन व्यतीत करने की इच्छा से अपने मूल और स्वाभाविक निवास को छोड़कर अन्य जगह पर जाकर बस जाते हैं। प्रवास को प्रोत्साहित करने वाले कुछ प्रमुख आर्थिक कारक जैसे कृषि योग्य भूमि का अभाव, औद्योगिकरण, यातायात की सुविधाएं और सामान्य आर्थिक स्थिति में सुधार को हम सम्मिलित करते हैं। प्रवास के राजनीतिक कारक को हम देखें तो बहुत से राजनीतिक निर्णय भी प्रवास को प्रभावित करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नए उद्योगों की स्थापना एक राजनीतिक निर्णय होता है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर प्रवास को कम किया जा सके। युद्ध का प्रभाव भी प्रवास पर पड़ता है। युद्ध में जो विजयी होता है वह जीती हुई भूमि पर बस जाता है और जो हारता है वह स्थान छोड़कर अन्य जगह बस जाता है। उपनिवेशवाद, रंग भेद की नीति भी प्रवास को प्रोत्साहित करती है। जैसे
बीते कुछ वर्षों में अफ्रीकी देशों ने भारतीय मूल के व्यक्तियों का निष्कासन कर दिया था। फिर आते हैं सामाजिक कारक। प्रवास के लिए सामाजिक रीति रिवाज और परंपराएं भी उत्तरदायी होती हैं। जैसे विवाह के बाद लड़कियां अपने पति के घर चली जाती हैं और उसका पति यदि किन्हीं कारणों से प्रवासी है तो साथ साथ उसे भी जाना पड़ता है। संयुक्त परिवार प्रथा प्रवास के मार्ग में बाधक थी, लेकिन आज इस पारिवारिक अशांति और गृह कलह से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति घर से बाहर रहने का प्रयास करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक विकास और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना भी व्यक्ति को गांव से शहर में प्रवास के लिए प्रेरित करती है। आज वर्तमान में व्यक्ति महत्वाकांक्षी हो गए हैं और व्यक्तिगत चाहत और स्वतंत्रता के पक्षधर भी। इस कारण भी लोगों का गांव से नगरों की ओर प्रवास बढ़ गया है। प्रवास का एक और कारक जनांगीय कारक भी है। जिन स्थानों पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहाँ से जनसंख्या का प्रवास उस तरफ होता है जहाँ जनसंख्या का दबाव कम होता है। प्रवास पर जन्म दर तथा मृत्यु दर का भी प्रभाव पड़ता है। जहाँ जन्म दर कम है, जो कि बहुत से कारकों के द्वारा निर्धारित होती है, वहाँ यदि पुरुष विशिष्ट जन्म दर कम है तो संतुलन बनाने के लिए प्रवासी बनकर युवकों को दूसरे देश से आना होता है, क्योंकि पुरुषों की पूर्ति उनकी मांग की तुलना में इन स्थानों पर कम होती है। इसके विपरीत स्त्री विशिष्ट दर कम है तो दोनों ही लिंगों को प्रवासी बनकर आना होगा। यदि किसी देश या स्थान में स्त्री विशिष्ट जन्म दर अधिक है तो स्त्रियों को बाहर जाना होगा। यदि किसी देश में मृत्यु दर अधिक है तो वहाँ व्यक्तियों का बाहर से आगमन कम होगा, क्योंकि ऐसे अस्वास्थ्यप्रद वातावरण में लोग बाहर से कम आना पसंद करेंगे, जबकि मृत्यु दर अधिक होने से वहाँ से बहिर्गमन ज़्यादा होगा। प्रवास को प्रभावित करने में धार्मिक और सांस्कृतिक कारक भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धार्मिक आकर्षण और संकट के कारण भी प्रवास प्रभावित होता है। धर्म प्रचार तथा प्रसार के उद्देश्य से संचालित ईसाई, इस्लाम और बौद्ध आंदोलनों से प्रभावित प्रवास के बहुत से उदाहरण इतिहास में हमें देखने को मिलते हैं। जीवन के अंतिम दिनों में तीर्थ स्थान में बस जाने की इच्छा भी लोगों में धार्मिक प्रभावों के कारण ही होती है। भारत और अन्य देशों से लाखों व्यक्तियों का हज यात्रा पर जाना धार्मिक प्रवास है। श्रीलंका, चीन, म्यांमार और बौद्ध धर्म के अनुयायियों वाले देशों से हजारों की संख्या में लोग भारत आकर बोध गया और सारनाथ दर्शन के लिए जाते हैं। भारत के विभाजन के कारण भी धार्मिक कारकों से लाखों व्यक्तियों का प्रवास हुआ। इसी के साथ सांस्कृतिक संपर्क और आदान प्रदान भी प्रवास को बढ़ावा देते हैं। सांस्कृतिक संपर्कों को बढ़ाने में शिक्षा, यातायात की सुविधा तथा संचार के माध्यमों का विशेष योगदान होता है। सामाजिक सांस्कृतिक परंपराएं तथा भाषा भी किसी देश के प्रवास की मात्रा और दिशा को प्रभावित करती हैं। प्रवास या देशांतरण के मार्ग में कुछ बाधाएं भी होती है, क्योंकि व्यक्ति कोई भी कार्य करने से पहले बहुत सोचता विचारता है। उसके लाभ और हानियों के बारे में पूरी तरह से विचार करने के बाद ही वह उस कार्य को करना पसंद करता है, और यही बात प्रवास के संबंध में भी लागू होती है। क्योंकि किसी स्थान को अपनी इच्छा से व्यक्ति तब तक नहीं छोड़ना पसंद करता जब तक कि वह जिस स्थान पर जाना चाहता है वह स्थान वर्तमान स्थान से ज़्यादा लाभप्रद या हितकर नहीं हो। कभी कभी उसे अपनी इच्छा के विपरीत सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक बाध्यता के कारण एक देश या स्थान से दूसरे देश या स्थान को प्रवासित होना पड़ता है, लेकिन कभी कभी वह प्रवास की इच्छा रखते हुए भी स्थानांतरण नहीं कर पाता है। इस प्रवास के मार्ग में जो बाधाएं हैं वह इस प्रकार हम स्पष्ट कर सकते हैं। पहली बाधा आती है प्रवास के मार्ग में दूरी की। दूरी प्रवास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है, क्योंकि निवास स्थान से
गंतव्य स्थान की दूरी जितनी ज़्यादा होगी, प्रवास की संभावना उतनी ही कम रहती है। अधिक दूरी वाले स्थानों पर जाने में जोखिम और खर्च दोनों ही अधिक होते हैं। कम दिनों के अवकाश और किसी आकस्मिक कार्य के पड़ जाने पर घर वापस आना उतना ही कठिन होता है। इसलिए व्यक्ति ऐसे स्थानों पर जाने से पहले सोचता है। दूसरी बाधा जो प्रवास के मार्ग में आती है वह है भाषा, संस्कृति और रीति रिवाज। स्थान में परिवर्तन होने से भाषा, संस्कृति और सामाजिक रीति रिवाज भी बदल जाते हैं। मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह अपनी बोली, भाषा, खान पान, संस्कृति और सहधर्मियों के साथ ही उठना बैठना पसंद करता है। इसलिए वह इन सब से वंचित हो जाने और अपने आप को अलग या अकेला पाने का भय उसे प्रवासित होने से रोकता है। दूसरी बाधा जो आती है वह है वर्तमान व्यवसाय और स्थान से लगाव। व्यक्तियों का अपने वर्तमान व्यवसाय, स्थान, परिवार, समाज तथा पास पड़ोस के लोगों से इतना भावनात्मक लगाव होता है कि वो दूसरे स्थान या देश में अधिक आय प्राप्त करने की संभावना के बावजूद प्रवासित होना पसंद नहीं करते हैं। भारतीय श्रमिकों में यह प्रवृत्ति विशेष रूप से देखी जाती है। वे शहरों में मजदूरी करने जाते हैं, लेकिन वहाँ वे अपना काम चलाऊ आवास ही बनाते हैं। जब भी अवसर मिलता है या गांव में घर पर कोई आयोजन होता है या त्योहारों के अवसर पर वो अपने अपने गांव में चले जाते हैं। चौथी बाधा जो आती है वह होती है मार्ग व्यय या आने जाने में लगने वाला खर्च। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के मार्ग में जो खर्च होता है वह वहन करना पड़ता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, मार्ग में होने वाला व्यय भी बढ़ जाता है। मार्ग व्यय जितना अधिक होता है, प्रवास उतना ही कम होगा। यदि मार्ग व्यय अधिक नहीं है तो व्यक्ति यात्रा से वंचित नहीं होना चाहेगा। पांचवी बाधा आती है प्रवास क्षमता की। एक व्यक्ति जब एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बसना चाहता है तो उसके लिए एक विशेष प्रकार की क्षमता, निडरता और प्रगतिशीलता की आवश्यकता होती है। ग्रामीण व्यक्तियों में इन गुणों की प्रायः कमी देखने को मिलती है। उन्हें शहर के वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने में भी कठिनाई होती है। वो स्वभाव से संकोची और अशिक्षित होते हैं और शहरों में जाने से हिचकिचाते हैं। भारत में पंजाब के व्यक्तियों की प्रवास क्षमता अपेक्षाकृत अधिक होती है। एक और अन्य बाधा जो प्रवास के मार्ग में आती है वह है प्रवास के नियम। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में सबसे प्रभावपूर्ण बाधा विभिन्न देशों के द्वारा बनाए गए प्रवास के नियम हैं। विश्व के अधिकांश देशों ने समय समय पर अपने देश के अंदर आने पर रोक लगाने के लिए प्रवास के नियमों का निर्माण किया है। इसी तरह कुछ देश अपने देश के निवासी को दूसरे देश में बसने की आज्ञा भी नहीं देते हैं। प्रायः आंतरिक प्रवास पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होता। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास या देशांतरण की तुलना में आंतरिक प्रवास अधिक होते हैं। अब बात करते हैं प्रवास के द्वारा समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। जब प्रवास या देशांतरण बहुत थोड़ी मात्रा में होता है तो यह बहुत अधिक प्रभाव नहीं डालता, लेकिन जब कभी जनसंख्या का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण होता है या प्रवास होता है तो यह बहुत तरह के सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों का कारण बनता है। प्रवास के द्वारा पड़ने वाले प्रभावों को हम दो तरह से समझ सकते हैं, सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव के द्वारा। प्रवास के सकारात्मक प्रभाव अच्छे प्रभाव होते हैं, जैसे भूमि पर जनसंख्या का दबाव इससे कम होता है। ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर प्रवास से ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि पर जनसंख्या का दबाव कम हो जाता है और भूमि का अपखंडन और विखंडन रुक जाता है। गांव में भूमि पर जनसंख्या का दबाव कम होने से बचत करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। दूसरा प्रभाव होता है कि श्रमिकों की मांग और पूर्ति में सामंजस्य रहता है।
यह देखा जाता है कि किसी स्थान पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं लेकिन वहाँ श्रमिकों की कमी होती है। इसके विपरीत कुछ स्थानों पर रोजगार के अवसर कम होते हैं लेकिन श्रमिकों की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसी स्थिति में उत्पादन की मात्रा कम होगी, लेकिन प्रवास या देशांतरण के द्वारा श्रमिकों की मांग और पूर्ति में सामंजस्य स्थापित करके राष्ट्रीय आय की वृद्धि में सहायता हो सकती है। इससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास होता है। प्रवास के द्वारा उपयुक्त कार्य के लिए उपयुक्त व्यक्ति मिल जाते हैं। इसी के साथ प्रवास के द्वारा एकता की भावना का भी विकास होता है। एक देश के लोग जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वे एक दूसरे की भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों से भी परिचित होते हैं। इससे उनमें भावनात्मक एकता का विकास होता है। इस तरह प्रवास मनुष्य में मानवता और भाईचारे की भावना को विकसित करता है और सामाजिक एकता और सांस्कृतिक विस्तार को बढ़ाता है। प्रवास या देशांतरण का एक लाभ ये होता है कि इससे नगरीकरण के सब लाभ आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। नगरों में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, परिवहन और संचार की सुविधाएं अधिक होती हैं। तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण, शोध की सुविधाएं भी नगरों में आराम से उपलब्ध होती हैं। इसलिए नगरीकरण का लाभ प्रवास के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। जनांकी की दृष्टि से भी प्रवास लाभदायक है, क्योंकि इससे जन्म और मृत्यु दर में कमी आती है और स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ आसानी से मिल जाता है, जिससे जीवन स्तर ऊंचा उठता है और अधिक समय तक जीवित रहने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। प्रवास के इन सकारात्मक प्रभावों के साथ ही कुछ नकारात्मक प्रभाव भी समाज और व्यक्ति पर पड़ते हैं। यह समाज में उथल पुथल उत्पन्न कर देता है, जिससे संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। कभी कभी जब बहुत अधिक मात्रा में प्रवास होता है तो जिस देश में प्रवास होता है उसकी अर्थव्यवस्था भी चरमरा जाती है। इसी के साथ प्रवास से मानसिक असंतोष भी उत्पन्न होता है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे स्थान पर प्रवास करता है तो उसके मन में कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं, कुछ महत्वाकांक्षाएं होती है, लेकिन यदि उन उद्देश्यों को वो पूरा नहीं कर पाता है तो इससे प्रवासी व्यक्ति में मानसिक असंतोष उत्पन्न होता है और कई तरह की मानसिक बीमारियां बढ़ने लगती हैं। प्रवास के कारण अंतर्वैयक्तिक संबंधों में भी कमी आने लगती है। इसकी वजह से परिवारजन, मित्र और सगे संबंधियों के बीच संबंधों में कमी आ जाती है। सामाजिक घनिष्ठता कम होने लगती है और अलगाव बढ़ता है। कभी कभी नए स्थान पर प्रवासी को अपना कोई साथी नहीं मिलता और वह अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है। उसे मनोरंजन का कोई अच्छा साधन नहीं मिल पाता। गलत काम करने पर वहाँ उसे कोई रोकने वाला नहीं होता। इस कारण वह जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति जैसी भयंकर बुराइयों का शिकार भी हो सकता है। प्रवास का नकारात्मक एक प्रभाव यह भी होता है कि इससे वर्ग भेद को बढ़ावा मिलता है। सामान्यतः प्रवासी व्यक्ति अपना अलग समुदाय बनाने लगते हैं। प्रवासियों और स्थानीय व्यक्तियों में सामाजिक और सांस्कृतिक अलगाव बना रहता है। इस तरह समाज के अंदर ही समाज बनने लगता है। इन समाजों में भाषा, जाति, प्रांतीयता और धर्म के नाम पर कभी कभी संघर्ष और तनाव का वातावरण भी उत्पन्न हो जाता है। प्रवास के कारण सामंजस्य स्थापित करने की समस्या भी पैदा होती है। नए स्थान के लिए प्रवासी व्यक्ति में लगाव नहीं होता है और वह उस स्थान के विकास में कोई विशेष रुचि नहीं रखता। वह अपने आप को स्थानीय समाज से अलग रखते हैं। इस तरह अलगाव की भावनाएं उन व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास में बाधक हो जाती हैं। प्रवास के कारण आवास और जनघनत्व में वृद्धि की समस्या भी उत्पन्न होती है। प्रवास से शहरी जनसंख्या घनत्व में वृद्धि होती है, जिसके कारण वहाँ आवास और
अन्य कई तरह की समस्याएं जन्म लेती हैं, जैसे यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और स्वच्छता से संबंधित समस्याएं वहाँ उत्पन्न होने लगती हैं। इस तरह प्रवास से कहीं जनसंख्या का दबाव घटता है तो अन्य स्थान पर उनके जाने से जनसंख्या का घनत्व या दबाव उतना ही अधिक बढ़ भी जाता है। इस प्रकार प्रवास या देशांतरण के कई सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव भी समाज को झेलने पड़ते हैं। इसके साथ आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं।